अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम लोग लेसन नंबर 21 को देखेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको सारी जो प्रीवियस दो लेक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वीडियोस, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो लेसन है वो ग्रामर 2 के रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग ग्रामर को देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है दी पर्सपेक्टिव अप्रोच। पर्सपेक्टिव अप्रोच क्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पर्सपेक्टिव अप्रोच में हम लोग जो है वो नाउन और वर्ब को इंग्लिश सेंटेंसेस में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। इन दोनों की जो है वो अरेंजमेंट को देखा जाता है, नाउन एंड वर्ब की। उसके बाद जैसे हम लोग लैटिन और ग्रीक में जैसे हम अरेंजमेंट करते थे वर्ड्स की, जहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट यूज़ होना है, कहाँ पे जो है वो नाउन यूज़ होना है, वर्ब यूज़ होना है, एडजेक्टिव प्रपोजिशन कहाँ पे यूज़ होनी है। तो वो इन चीज़ों की जो लैटिन और ग्रीक के टाइम में अरेंजमेंट थी वही अब की हमारे टाइम में, मॉडर्न टाइम में देखने को मिलती हैं। यानी कि उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आई है, ठीक है। तो हम उसी पैटर्न को, उसी रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं बेसिकली। इट डील्स विद वर्ड स्ट्रक्चर। ये डील किसके साथ करता है? वर्ड स्ट्रक्चर। जिस तरह से वर्ड्स का स्ट्रक्चर है, बेसिकली यही बात की जा रही है ना, कि नाउन को किस तरह पे कहाँ पे यूज़ करना है, वर्ब को कहाँ पे यूज़ करना है, प्रपोजिशंस को किधर यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट जो है वो किधर आएगा। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है ना वर्ड स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे कौन सा वर्ड का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से वो एक स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं हमें, ठीक है। और एंड जो है ना, इसमें हम लोग सेंटेक्स देखते हैं। सेंटेक्स क्या होता है? जो हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करते हैं। तो ये एक तरह का सेंटेक्स भी हो सकता है और वर्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। बात यानी कि एक ही है। सेंटेक्स में भी हम वही करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ही है, जिस तरह से हम अरेंज करते हैं वर्ड्स को। और वर्ड स्ट्रक्चर में भी यही है कि किस तरह से जो है ना वो वर्ड्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता है नाउन वर्ब के थ्रू, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो अब यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक रूल उन्होंने बताए हैं दो तरह के जो यहाँ पे नीचे पॉइंट्स में आपको नज़र आ रहे होंगे। यू मस्ट नॉट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव। अब इसका मीन्स ये है कि इन्फिनेटिव जो है वो कहा जाता है, इसमें इन्फिनेटिव में टू जो होता है, टू के साथ जो है वो बेस वर्ब को ऐड किया जाता है, या फिर जो बेस वर्ड है या फिर जो इन्फिनेटिव है वो एज अ वर्ब काम करता है, एज अ वर्ब के तौर पे जो है ना उसको लिया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके टू के साथ जो है ना वो वर्ब को ऐड करना होता है, बेस वर्ब को ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है और एक करेक्ट जो है ना वो सेंटेंस आपको दिया गया है। यू नीड टू इमीजिएटली सी हिम। ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। यू नीड टू सी हिम इमिजिएटली। तो ये जो है वो करेक्ट है। टू के साथ हमने जो है वो बेस वर्ड को यूज़ किया। उसके बाद हम लोगों का सेकंड रूल क्या है? यू मस्ट नॉट एंड आ सेंटेंस विद अ प्रपोजिशन। आपने सेंटेंस को जो है वो एंड नहीं करना प्रपोजिशन पे। ये दो तरह के जो रूल्स हैं आपने जो है ना पर्सपेक्टिव अप्रोच में जो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। कि लैटिन और ग्रीक में जो चल रहे थे, जो पैटर्न चल रहा था, जो रूल्स फॉलो कर रहे थे हम लोग, वही अब के टाइम में यूज़ किए जा रहे हैं नाउन एंड वर्ब को लेके, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो बेसिकली पर्सपेक्टिव अप्रोच क्या होती है कि वर्ड्स की अरेंजमेंट को कहा जाता है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है ना वो हम लोगों ने एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद रूल्स के बारे में बात की गई है कि यू मस्ट नॉट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव, कि आपने जो है ना वो टू के साथ जो बेस वर्ब को ऐड करना है। उसके बाद सेकेंड रूल उन्होंने बताया है, यू मस्ट नॉट एंड अ सेंटेंस विद अ प्रपोजिशन। सेंटेंस को कभी भी आपने प्रपोजिशन के साथ एंड नहीं करना है पर्सपेक्टिव अप्रोच में। हु डिड यू गो विद, ये इनकरेक्ट है। विद होम डिड यू गो, अब ये करेक्ट है। तो इस तरह से आपने जो है ना इन दोनों रूल्स को पर्सपेक्टिव अप्रोच में फॉलो करना है। नेक्स्ट अप्रोच उन्होंने बताई है दी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। अब इसको आपने ध्यान से सुनना है। ये वाली जो अप्रोच है वो ऑपोजिट है पर्सपेक्टिव अप्रोच के, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने पहले अप्रोच में कहा है कि लैटिन और ग्रीक को फॉलो करते थे, लेकिन यहाँ के जो लिंग्विस्टिक्स थे डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में, बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स ऐसे थे जो जो कहते थे कि लैटिन एंड ग्रीक को फॉलो करने की बजाय हम दूसरी लैंग्वेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज को ही फॉलो किया जाए, उसके पैटर्न्स, उनके रूल्स को ही फॉलो किया जाए। बाकी लैंग्वेजेस को भी जो है ना उन्होंने अपने वर्क में यूज़ करना शुरू किया था डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में। तो इसमें जो है वो हमें लैटिन और ग्रीक का तो रूल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें बाकी लैंग्वेजेस के रूल्स को भी इसमें जो है ना वो फॉलो किया जाता है और वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। लिंग्विस्टिक्स जो थे वो कहते थे कि उनकी ग्रामर, जो लैटिन एंड ग्रीक की ग्रामर हम फॉलो करते हैं या पैटर्न हम फॉलो करते हैं,
वो गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारे वर्ड्स जो हैं वो ठीक हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो बाकी लैंग्वेजेस थी उनको भी फॉलो किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके साथ मैं डेफिनेशन शेयर कर रही हूँ कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच दैट कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। साइंटिफिकली इसको जो है ना वो हर लिहाज से जो है ना उसको स्टडी किया जाता है गिवन दी वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें जो है हमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ डाटा मिल जाता है, क्योंकि ये दो लैंग्वेजेस पे बेस नहीं करता है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस पे जो है ना उसका डाटा हमें मिलता है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में। मोस्ट लिंग्विस्टिक्स कंसनट्रेट ऑन पर्टिकुलर वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज। वही बात जो मैंने आपके साथ की है कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स जो थे वो उनका ये था, ये कोशिश थी कि हम हर लैंग्वेज को जो है ना वो स्टडी करें। ठीक है, एक या दो लैंग्वेजेस को सिर्फ जो है वो स्टडी नहीं किया जाए, बल्कि बाकी और भी लैंग्वेजेस को देखा जाए और उनका जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाए, उनकी ग्रामर को देखा जाए, उनके रूल्स को देखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों ने जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में बाकी लैंग्वेजेस को भी यूज़ किया। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम वर्ड देखते हैं आज के टाइम में, वी आर गुड। ठीक है, वी आर गुड। अब मतलब ये कि आर जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, अब अगर हम लोग पुराने टाइम में देखें तो हम इसको पढ़ेंगे वी आर डूइंग वेल। अब हम बजाय इसके कि हम वी आर डूइंग वेल कहें, ठीक है, पूरा एक सेंटेंस बनाए इतना लंबा, हम उसको जो है ना वो उसको शॉर्ट कर दिया गया है बाकी लैंग्वेजेस में। अब बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स ने इस चीज़ को जो है ना वो स्टडी किया कि पुराने जो ग्रीक और लैटिन में वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ होते थे वो बहुत लंबे लंबे यूज़ होते थे, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन जो है ना बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेप डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में उन्होंने जो है ना उनका माइंड चेंज था, ऑपोजिट था। ठीक है, पर्सपेक्टिव अप्रोच के। तो उन लोगों ने जो है वो फिर इस लॉन्ग सेंटेंसेस को शॉर्ट फॉर्म में दे दिया कि मतलब वही रहे, लेकिन जो है ना सेंटेंस ही शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच थी। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। वन टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब एक जो टाइप है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बाकी लैंग्वेजेस का एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, हम सिर्फ दो लैंग्वेजेस पे नहीं रहते, हम बाकी लैंग्वेजेस को भी उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, एंड इट्स मेन कंसर्न इज़ टू इन्वेस्टिगेट। अब इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है फॉर्म्स इन अ लैंग्वेज, जो बाकी लैंग्वेजेस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनको भी देखा जाता है। इसीलिए जो है ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। किस तरह से हम जो है वो प्रीफिक्स को एक बेस वर्ड, एक रूट वर्ड के साथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड करके एक नया वर्ड जो है ना उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक नया वर्ड और मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो ये आप जो है इसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशंस को ऐड कर सकते हैं, एग्जांपल्स को ऐड कर सकते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, क्योंकि हम जो है वो एनालिसिस करते हैं एक वर्ड का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस एन अप्रोच टू डिस्क्राइब लैंग्वेज। अब ये जो है वो अप्रोच है जो डिस्क्राइब करती है लैंग्वेज को। अब इसमें जो है वो बेसिकली हम लोग एक वर्ड है जिसको हम शॉर्ट कर सकते हैं और जिसको हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो है ना हमने कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स कि हमने उसको ना शॉर्ट पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड करना है बेसिकली। तो इसको इस पैराग्राफ में भी यही बात हो रही है कि किस तरह से जो है ना एक सेंटेंस को छोटे वर्ड्स में, छोटे पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड, किस तरह से जो है हम लोग इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस यही है कि किस तरह से छोटे पार्ट्स का जो है ना एनालिसिस मीन्स कि हम लोग ए टू जी हर चीज़ को ना पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं। तो इसमें जो है जैसे आपको मेरी दूसरे लेक्चर में मैंने आपको आईसी के नेम से एक टॉपिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एक पूरा सेंटेंस है जिसको हम शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एन ओल्ड मैन ब्रॉड अ शॉर्ट गन टू दी वेडिंग। अब ये पूरा एक सेंटेंस है जिसको हमने टू पार्ट्स में पहले डिवाइड करना है, फिर जो टू पार्ट्स बनेंगे उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये काम हमने तब तक करना है जब तक हमें एक वर्ड ना मिल जाए लास्ट पे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी मेरा वॉच करना, क्योंकि उसमें भी मैंने जो है ना उसमें काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल दी गई थी और ना सॉल्व करके उसको बताया गया था एग्जाम्पल के थ्रू। तो वहाँ से आपको जो है ना इसका मिल जाएगी एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, लेबल्ड एंड ब्रैकेट
सेंटेंसेस। अब लेबल्ड एंड ब्रैकेट सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाए हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने पार्ट्स बना लिए हैं, एक जैसे यहाँ पे जैसे था कि एन ओल्ड मैन ब्रॉट अ शॉर्ट गन टू दी वेडिंग। तो ये एक सेंटेंस बनाया था, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हमने जो है वो नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, इस तरह से जो रूल्स हमने पढ़े थे वो भी उसी वीडियो में हैं, ठीक है। जिस तरह से हम रूल्स बनाते हैं और उसको फिर जो है ना लेबल करते हैं, ठीक है। उसको डायग्राम जैसे लेबल होती है ना, उसी तरह से इसको लेबल किया जाता है कि दी जो है वो प्रपोजिशन है, डॉग क्या है, ठीक है। सेंटेंस को जो है वो बताया जाता है कि नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज़ है, कौन सी फ्रेज़ है, और फिर फर्दर उसको जो है ना वो क्लासीफाई किया जाता है फर्दर वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात हो गई। यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, द डॉग लव द गर्ल। अब ये जो है इसको आपने बताना है कि ये पहले तो ये एक सेंटेंस है, उसके बाद दी जो है वो क्या है, डॉग क्या है, लव्ड क्या है, दी गर्ल, दी क्या है और गर्ल क्या है। तो इसको जो है ना आपने लेबल करना है बेसिकली, रूल को फॉलो करते हुए। उसके बाद आते हैं लेसन नंबर 22 की तरफ, सेंटेक्स 1। सेंटेक्स होता क्या है? द वर्ड सेंटेक्स कम ओरिजिनली फ्रॉम ग्रीक एंड लिटरली मीन्स अ पुटिंग टुगेदर और अरेंजमेंट। सेंटेक्स कहते हैं बेसिकली आपकी अरेंजमेंट को, आपके वर्ड्स की अरेंजमेंट को, फ्रेजेस की अरेंजमेंट को, सेंटेक्स के सेंटेंसेस के अरेंजमेंट को, ठीक है। इक्वली जो है वो कहाँ पे सब्जेक्ट को यूज़ करना है, कहाँ पे वर्ब, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, इन सारी जो अरेंजमेंट्स हैं उनको हम सेंटेक्स कहते हैं, जो हम सेंटेंसेस की करते हैं। अब ये कहाँ से हमें मिलता है सेंटेक्स का वर्ड? ग्रीक, जिसका मतलब है पुटिंग टुगेदर या फिर अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब है जनरेटिव ग्रामर। अब नोम चॉम्स्की ने ये जो वर्ड था, ये जो कॉन्सेप्ट था जनरेटिव ग्रामर का, वो इंट्रोड्यूस किया था 1590 में, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे ये जो वर्ड था, वो नोम चॉम्स्की ने अडॉप्ट किया था फ्रॉम मैथमेटिक्स से, ठीक है। ये आपने दो बातें याद रखनी है कि नोम चॉम्स्की ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद सेकंड पे जो है वो उन्होंने ये वर्ड किधर से अडॉप्ट किया? फ्रॉम मैथमेटिक्स से। तो ये चीज़ें दो जो हैं वो आपने याद करनी है। उसके बाद जनरेटिव ग्रामर क्या है? बेसिकली किस तरह से ग्रामर को जनरेट किया जाता है, किस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ग्रामर का, ठीक है, कि किस तरह से जो है ना वर्ड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनरेटिव ग्रामर में बेसिकली आती हैं, किस तरह से जनरेट कर रही है ग्रामर, ठीक है। इसमें आप लोग जो है वो सेंटेक्स का की डेफिनेशन को ऐड कर सकते हैं कि जनरेटिव ग्रामर में आप सेंटेक्स को भी ले सकते हैं। सेंटेक्स क्या होता है? जिसमें अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो हर चीज़ की ग्रामर जो है वो अरेंज की जा रही है। मॉर्फोलॉजी को इसमें आप डेफिनेशन को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से वर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो आप मॉर्फोलॉजी में ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह की जो है वो मॉर्फोलॉजी भी जनरेटिव ग्रामर ही है। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जनरेटिव ग्रामर। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी है जनरेटिविटी। जनरेटिविटी मींस, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरेट करना वर्ड्स को, इसमें आपको सेंटेक्स आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी आ जाएगी, फिनोलॉजी आ जाएगी। ये वर्ड्स की जनरेटिव ही वर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, जनरेट हो रहे हैं वर्ड्स। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी एक्सप्लिसिट की। एक्सप्लिसिट होता है कि किस तरह से जो है ना वो जनरेटिव ग्रामर को क्लियर करके बताया जाता है, किस तरह से हर चीज़ की जो है ना वो अरेंजमेंट होती है, और फिर उसके बाद हमें एक प्रॉपर मीनिंग मिलता है, एक प्रॉपर सेंटेंस दिखाया जाता है। तो ये एक्सप्लिसिट और जनरेटिविटी, ये दो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है रिकर्जन। रिकर्जन होता है, रेपिटेशन को कहा जाता है बेसिकली, रिकर्सिव, रिपीटेबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ बात की गई है कि किस तरह से जो है ना वो रिपीट हो रहे होते हैं वर्ड। एक सेंटेंस में अगर एक फ्रेज़ में वर्ड लिखा गया है तो नेक्स्ट फ्रेज़ में भी उसको जो है ना वो रिपीट किया जा सकता है किसी तरीके से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द गन वॉज ऑन द टेबल। अब इसमें जो है ऑन द टेबल के साथ हम दूसरे वर्ड को ऐड कर सकते हैं कि नियर द विंडो इन द बेडरूम। तो इन दो वर्ड्स को, इन दो क्लॉजेस को भी हम इसमें जो है ना वो ऐड करके एक मीनिंग बना सकते हैं कि रिपीट कर रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है। उसके बेसिकली रिकर्जन इसको कहते हैं। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, 21 एंड 22। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।